औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन दोस्तों के लिए जो इंग्लिश लेक्चरशिप की तैयारी करना चाह रहे हैं, या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उन्होंने CSS या PMS में जो है वो इंग्लिश लिटरेचर रखा हुआ है। देखें, जब भी आप कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो या आप कोई भी चीज़ स्टडी करते हो, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़, जो पहली चीज़ होती है ना, जैसे आप ग्रामर पढ़ते हो तो आपको टेंसेस आने चाहिए, उसके बेसिक रूल्स आने चाहिए। इसी तरह जब आप लिटरेचर पढ़ते हो तो लिटरेचर में भी आपको उसकी टर्म्स आनी चाहिए, इस्तिलाहात आनी चाहिए। जब तक आपको लिटरेरी टर्म्स क्लियर नहीं होती, तब तक आप लिटरेचर की जो असल रूह है उसको नहीं समझ सकते। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो है आज की वीडियो बनाई है, जिसमें मैं आज आपको 15 इंपॉर्टेंट पोएटिक टर्म्स बताऊंगा पोइट्री के हवाले से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप CSS और PMS में आपने जो है वो इंग्लिश लिटरेचर रखा है, या फिर आप MA इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, या फिर BS इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, या फिर आप BA कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। और जब तक आपको टर्म्स का पता नहीं होगा तो लिटरेचर आपके पल्ले कुछ भी नहीं पढ़ना, आपने वैसे रट्टे लगाने हैं और कुछ नहीं। उसकी एसेंस जो है, उसकी रूह जो है, उसकी असल जो है वो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो ठीक हो गया। तो बड़े सादा तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, इंतहाई सादा तरीके से समझाऊंगा। कोई मैं इसमें जो है ना वो कम्प्लेक्सिटी नहीं पैदा करूंगा, पेचीदगी से बचूंगा। बिल्कुल आसान तरीके से समझा देना है, और आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि मेरा ये जो तरीका था, आसान तरीका करके समझाने वाला, क्या ये आपको समझ में आया है, इसकी समझ आई है? अगर आ जाए तो आपने तब भी मुझे बताना है, अगर ना आए तो आप तब भी मुझे बताना है। और आप कमेंट लाइक ज़रूर कीजिए करें, क्योंकि आप जब भी ये करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट्स दूं और अच्छे तरीके से दूं। लेकिन जब आप ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, और ना ही आप जो है ना वो कमेंट करके बताते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, तो सच्ची बात यह है कि फिर दिल दुखता है थोड़ा सा। देखिए, हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और आप थोड़ा सा भी हमें अप्रिशिएट नहीं करते, तो यहाँ पे जो है ना दिल दुखता है। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये तरीका कैसा लगा, ताकि मैं जो है ना मज़ीद अच्छी वीडियोस जो है वो आपके लिए बनाऊं और आपको अच्छा कंटेंट्स जो है वो फ्राहम करूं। ठीक है। तो इसमें जो है मैंने 15 बेसिक पोएटिक टर्म्स, जब आप पोएट्री से डील करोगे, आप पोएट्री पढ़ोगे, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। और MCQs टाइप्स जो CSS PMS इंग्लिश लेक्चरशिप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या ओवरऑल इंग्लिश लिटरेचर में से, उनमें भी ये पूछते हैं MCQs टाइप में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर तो ज़रूर इनमें से वो पूछता है, अगर आप इंग्लिश लेक्चरशिप में जा रहे हैं, या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में, या फिर CSS और PMS की तैयारी इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट रख के कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। चलें, अब ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करता हूं, और ये है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये तरीका कैसा लगा। तो सबसे पहले जो है वो है हमारे पास हाइपरबली। इसको हाइपरबोल नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है हमने हाइपरबली। ठीक है। तो हाइपरबली जो होता है ना, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, क्या है? फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें राइटर जो है, खास तौर पर पोइट जो है, वो क्या करता है? एग्जैजरेशन से काम लेता है। किस चीज़ से काम लेता है? एग्जैजरेशन से, यानी कि किसी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। किसी भी कंसेप्ट को जो है ना, उसकी असल रूह से हट कर जो है उसे बढ़ा चढ़ा के हमें कोई पैगाम देता है उस चीज़ के बारे में। अगर मैं कहता हूँ असलम एक लड़का है, यार असलम तो बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, ये जो मैंने यूज़ किया ना, बहुत ही, ये एग्जैजरेशन है। मैं सिंपली भी कह सकता था असलम जो है टैलेंटेड बॉय है। ठीक है। तो असलम टैलेंटेड ज़हीन लड़का है, मैं कहता हूँ असलम बहुत ही ज़हीन है। आपने मुझे 100 दफ़ा एक बात बताई है, ये जो 100 दफ़ा का वर्ड मैंने यूज़ किया है ना, ये हाइपरबली है, कि मैंने उसको एग्जैजरेट कर दिया है, बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बता दिया है। वरना मैं ये कह सकता था आपने मुझे बहुत दफ़े बात बता दी है। चलें जी, क्योंकि मैंने कहा था मैं सिंपली बताऊंगा। एग्जैजरेशन अगर कहीं पे आ रही हो तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा पोएटिक टर्म यूज़ हो रही है? हाइपरबली। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है मेटाफर। इस मेटाफर से तो आप लोग जो है ना वो पहले से ही वाकिफ होंगे। ठीक है। असल में मेटाफर जो होता है वो कंपैरिजन होता है। क्या होता है? कंपैरिजन। मैं लिख भी देता हूं। कंपैरिजन होता है दो चीजों का। ठीक है।
जो दो चीजें हैं वो क्या हैं, डिसलाइक हैं, डिसिमिलर हैं, ठीक है, वो आपस में मिलती भी नहीं है। अगर आपने इनको डायरेक्ट जो है कंपेयर कर दिया है दो तीन चीज़ों को, तो इससे मुराद है कि ये मेटाफर यूज हो रहा है। जैसे मैं कहता हूं माई ब्रदर इज लायन, ठीक है, मेरा भाई शेर है, ठीक है, मैं क्या कह देता हूं, मेरा भाई शेर है। देखिए अब मैंने मुआजना किया है अपने भाई में और शेर में, ठीक है, तो अब शेर कोई और चीज़ है, मेरा भाई और चीज़ है, लेकिन मैं इनको कंपेयर कर रहा हूं किसी ना किसी क्वालिटी की वजह से और डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूं, तो ये जो है मेटाफर है। जब मैं आपको सिंपली समझाऊंगा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपैरिजन का वहां पे मैं आपको बता दूंगा। ये अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अगला है हमारे पास ओड, ठीक है, आपने बहुत नाम सुने होंगे, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रेशियन अर्न, ठीक है, उसके बाद बहुत सी और ओड्स हैं, टू वेस्ट विंड, टू आटम। तो ओड जो होती है ना, असल में ये भी एक काइंड है किस चीज़ की, पोएम की, ठीक है, ये भी क्या होती है, एक पोएम होती है। जैसे आप देखते हो सोनेट है, आप देखते हो उसके बाद एलिजी है, तो ओड जो होती है ना ये भी एक लॉन्ग पोएम होती है। ये माइंड में रखिएगा, ये शार्ट नहीं होती है, छोटी पोएम नहीं होती है, लॉन्ग पोएम होती है। और इसकी जो फॉर्म होती है ना, जो चीज़ इसको डिफरेंट करती है बाकी चीज़ों से, इसकी जो फॉर्म होती है ना और इसकी लेंथ जो होती है ना, वो डिफरेंट स्टैंजाज पे होती है, ठीक है। अब इसके स्टैंजाज जो हैं, जो स्टैंजाज इसमें यूज़ किए जाते हैं, वो उनकी लेंथ और उनकी फॉर्म जो होती है ना, वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है बाकियों की निस्बत, ठीक है। तो कभी वो छोटे स्टैंजाज लिख देता है और कभी वो लॉन्ग स्टैंजाज लिख देता है। जैसे आपने ब्लैंक वर्स एक नाम सुना होगा, ब्लैंक वर्स और जो होती है फ्री वर्स, ठीक है, इसमें बच्चों बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ब्लैंक वर्स भी ऐसे ही होती है कि कभी जो है ना वो आपको एम्बिंग पेंटामीटर में दे रहा है, मीटर होता है ब्लैंक वर्स में, ये याद रखिएगा, मीटर ज़रूर होता है, ठीक है। और वो मीटर में क्या होता है, आपकी जो राइमिंग स्कीम होती है ना एंड वाली, वो डिफरेंट होती है, तो तब बन जाती है ब्लैंक वर्स। अगर मीटर ही नहीं है, ठीक है, अगर उसमें मीटर ही नहीं है और उसका जो राइमिंग है, रिदम भी नहीं बन रही, तो वो होती है फ्री वर्स, ठीक है। तो इसी तरह ओड जो है ना, ये भी पोइट्री है, लेकिन इसके स्टैंजास जो होते हैं लॉन्ग पोएम है, स्टैंजास जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है ये भी एक किस्म की सेलिब्रेशन हो सकती है किसी इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, किसी इंडिविजुअल के लिए ये भी सेलिब्रेशन हो सकती है। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन छोटी है इसलिए जो है मैं इसको बिल्कुल छोटा करके लिख रहा हूँ। और उसके बाद जो है ये सिविलाइजेशन को भी कभी कभी बता देती है, क्या चीज़ को, सिविलाइजेशन। इसमें कभी कभी जो है वो किसी एक मौजू पे भी राइटर जो है बात करता है, ये वन थीमेटिक भी होती है, ठीक है। तो ये उसके मूड पे डिपेंड कर रहा होता है, उसके टोन पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो इसको कितने थीम में लिख रहा है और कितनी चीज़ों से जो है ये डील कर रहा है। वन थीमेटिक भी ये होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, और जो है एक लॉन्ग पोएम होती है और इसके स्टैंजाज और इसकी फॉर्म जो है वो डिफरेंट होती है। इंडिविजुअल के लिए भी हो सकती है, किसी को डेडिकेट किसी एक बंदे को की जा सकती है, सिविलाइजेशन के बारे, तहजीब के बारे में भी इस पोएम में वो बात कर सकता है। और बाज़ औक़ात वन थीमेटिक भी होती है, जैसे शार्ट स्टोरी होती है। शार्ट स्टोरी हमेशा याद रखिएगा, शार्ट स्टोरी जो है वो वन थीमेटिक होती है, उस पर सिर्फ एक थीम बात कर रही, एक थीम पे बात की जाती है, एक मौजू पे बात की जाती है, ज़्यादा मौजू पे उस पर बात नहीं की जाती, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं, मीटर, ठीक है। तो मीटर जो है ना, ये आपको पता ही होगा, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि किसी मेजरमेंट की बात हो रही है। तो मीटर जो है ना, ये मेजरमेंट को हम कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं, मेजरमेंट को। ये मेजर्ड पैटर्न होता है रिदम का, किस चीज़ का, ये होता है पैटर्न। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो पैटर्न होता है ना किसी पोएम का, उसको हम कहते हैं मीटर। और इसमें जो है वो रिदम आ जाती है, जब हम उसको मैयर कर रहे होते हैं, तो इस मेजरमेंट के इस पैटर्न को जो है ना हम क्या कहते हैं, ये मैं लिख देता हूँ, मेजरमेंट, पैटर्न, फिर जो है रिदम की बात होती है इसमें, तो इसे हम कहते हैं मीटर, ठीक हो गया जी। ये हमारा हो गया मीटर। उसके बाद जी नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती है, क्योंकि मैं ये बहुत आसानी से जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आप लोगों को और आसान करके बता रहा हूँ, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आपने जो है ना कांटेक्ट करने में बिल्कुल भी नहीं घबराना।
व्हाट्सएप पे आपने कांटेक्ट करना है, आपने जो है वो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और आप जो है मैसेज करके भी मुझसे कोई सवाल अगर है तो वो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट है सिमली। ठीक है, तो सिमली जो है ये भी कंपैरिजन है। ठीक है, इसमें भी दो मुख्तलिफ चीज़ों का जो है वो मुआजना किया जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट मुआजना नहीं होता, ये इनडायरेक्ट मुआजना होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पीछे कहा था, ये इनडायरेक्ट है। पीछे हमने पढ़ा था मेटाफर। मेटाफर जो है वो डायरेक्ट मुआजना होता है, उसमें किसी चीज़ कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता मुआजना करने में, लेकिन सिमली में जो है ना वो हम करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं लाइक या फिर एज। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अब आ गया जी सिमली और मेटाफर में डिफरेंस। अब डिफरेंस थोड़ा सा आप देख लें, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। मैं कहता हूं जी, मैंने लिखा माई ब्रदर इज लायन। ठीक है, मेरा भाई शेर है। फिर मैं लिखता हूं माई ब्रदर इज लाइक लायन। ठीक है, तो मैंने लिखा मेरा भाई शेर है या मेरा भाई शेर की तरह है। आप देखें, मेरा भाई शेर है या मेरा भाई शेर की तरह है, दोनों में जो है हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है डायरेक्ट कंपैरिजन है। कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज़ किया गया जो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन इसमें जो है हमने एक लफ्ज़ यूज़ किया है लाइक। ठीक है, तो ये लाइक जो है ये बता रहा है कि ये डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। तो जब हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे तो वो होगा सिमिली, और जब डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे तो वो होगा मेटाफर। डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। आसान लफ्जों में समझा दूं, अगर कंपैरिजन के दरमियान में लाइक या एज आया हुआ है तो सिमिली है, अगर ये नहीं आया हुआ तो फिर मेटाफर है। जी नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टाइल। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल में वो स्टाइल है। ठीक है, अब स्टाइल होता क्या है, ये राइटर की माइंड में आने वाली वो सोच होती है, वो अंदाज होता है, वो माइंड का वो झुकाव होता है, जिसके हिसाब से राइटर जो है वो वर्ड्स का इंतखाब करता है। ठीक है, क्या करता है, वर्ड्स का इंतखाब करता है और उनकी अरेंजमेंट करता है कि उसने कौन से वर्ड्स जो हैं वो मुंतखब करने हैं, और उनकी अरेंजमेंट जो है, तरतीब जो है कैसी होनी चाहिए। ठीक है, फिर इस अरेंजमेंट्स को, उन वर्ड्स को वो क्या कर देता है, सेंटेंसेस की शक्ल दे देता है। क्या दे देता है, सेंटेंसेस की शक्ल दे देता है, वो उनको लिख देता है, सेंटेंसेस की शक्ल दे देता है। अच्छा, यानी कि आप दोबारा से समझें, माइंड में आने वाली वो सोच है जिसके हिसाब से वो वर्ड्स का इंतखाब करता है, फिर इनको अरेंज करता है और सेंटेंसेस की शक्ल दे देता है। ठीक है, और इन सेंटेंसेस या फिर वो इनको शक्ल दे देता है वर्सेस की। ठीक है, सेंटेंसेस में वो क्या आ जाएगा, फिक्शन आ जाएगा, और वर्सेस में क्या आ जाएगी, पोएट्री आ जाएगी। ठीक है, और इसी चीज पे जो है वो अपना प्लॉट बनाता है। इसी चीज पे क्या करता है, ये जो उसने वर्ड्स इंतखाब किए, उनको अरेंजमेंट दी, फिर सेंटेंसेस या वर्सेस में वो लेके आया है, तो फिर इसी पे वो फॉर्म करता है अपना प्लॉट। ठीक है, तो स्टाइल क्या हो गया कि प्लॉट को बनाने के लिए राइटर की वो सोच, वो थिंकिंग, वो बेंट ऑफ माइंड, जिसके लिहाज से उसने वर्ड्स का इंतखाब किया, फिर उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में या फिर वर्सेस में डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया जी, यानी कि उसने कैसे वर्ड्स लिखे हैं, किस तरीके से लिखे हैं, ये सारा स्टाइल में आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं जी, टोन। टोन जो है ये राइटर का जो है ना वो एटीट्यूड है। ठीक है, कि राइटर ने जो है ना जो अपना सब्जेक्ट और करेक्टर्स जो हैं वो किस तरह के चुने हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं जी, एटीट्यूड। ठीक है, किन चीज़ के बारे में, उसके सब्जेक्ट के, उसका सब्जेक्ट कैसा है और उसके करेक्टर्स जो हैं वो कैसे हैं। ठीक हो गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद करेक्टर्स के हवाले से दो चीज़ें इस पे जो हैं वो मैटर करें। जैसे आप पैराडाइज लास्ट को अगर देख लें तो उसमें सब्जेक्ट देखें कितना लोफ्टी सब्जेक्ट है, और करेक्टर्स भी आप देख लें कि मिल्टन ने जो है ना वो किस तरह के करेक्टर्स को लिखा है, रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, सॉरी, प्रेजेंट किया है।
चलें जी, उसके बाद हम बात करते हैं इमेजरी की। तो जैसा कि आपको इमेज से, ये वर्ड जो है इससे पता चल रहा होगा, इमेज यानी कि कोई तस्वीर का बन जाना, किसी ख्याल का आ जाना। तो इमेजरी जो होती है ना, वो अपील करती है लफ्ज़ों के ज़रिए, थ्रू वर्ड्स के ज़रिए वो क्या करती है, अपील कर रही होती है किस चीज़ को, हमारी जो सेंसेस हैं, ठीक है, 5 सेंसेस जो हैं हमारी, उनको ये क्या कर रही होती है, अपील कर रही होती है इमेजरी। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि लोमड़ी जा रही थी और उसने जो है अंगूरों का गुच्छा देखा, तो जैसे ही मैं अंगूरों के गुच्छे की बात करूंगा तो अक्सर तो है वो मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जो है हमारे जहन में एक तस्वीर बनेगी कि एक लोमड़ी जा रही है और उसने जो है किसी जगह पे अंगूर देखे हैं, तो वो सारी की सारी फिल्म जो है ना वो हमारे माइंड में चलना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया जी। अब बात करते हैं जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एपिक। ठीक है, तो एपिक जो होता है ना, ये बहुत इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको भी पता है। ये एक पोएम होती है, लॉन्ग पोएम होती है, और दूसरा क्या होती है, ये नैरेटिव होती है। नैरेटिव से मुराद ये कोई कहानी बयान करती है। ठीक है, अब कहानी क्या होती है जी, वो एडवेंचर बयान करती है किसी हैरो का। ठीक है, एडवेंचर के बारे में होती है। तो उसके बाद जो है एडवेंचर के बाद ये क्या है, ये याद रखिएगा, एपिक्स से ही हमें जो है वो सिविलाइजेशन का, किसी कंट्री की सिविलाइजेशन का पता चलता है। एडवेंचर के साथ ये किसी कौम की जो है ना वो सिविलाइजेशन को भी क्या कर रही होती है, शो कर रही होती है। ठीक है जी, लॉन्ग होती है, और इसकी जो ट्रेडिशन है, तो इसकी 12 बुक्स में डिवाइड किया जाता है इसको। ठीक है, जो ट्रेडिशन है इसकी। ठीक है, और इसमें जो लैंग्वेज होती है वो भी बम्बास्टिक होती है। लैंग्वेज क्या होती है, बम्बास्टिक। अगर कभी मुझे मौका मिले आपको जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट समझाने का, तो मेरे ख्याल में 2 घंटे लग जाएंगे सिर्फ मैं ये समझाते हुए मुझे कि ये एपिक है या नहीं है। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है वो बम्बास्टिक होती है। उसके बाद जो है वो इसका स्टाइल जो होता है ना वो भी ग्रैंड होता है। स्टाइल क्या होता है, ग्रैंड होता है। ठीक है, और इसका थीम जो है ना वो भी ग्रैंड होता है। और आपको पता है जब थीम ग्रैंड होगा तो उसको लिखने के लिए स्टाइल भी ग्रैंड होना चाहिए। थीम भी बहुत बड़ा होता है। मिल्टन को जो है ना वो तकरीबन 40 साल इसी बात पे गुजर गए कि वो एपिक लिखे तो किस थीम पे लिखे, उसका मौजू कौन सा होना चाहिए। स्प्लेंडेड होता है। ठीक है, स्प्लेंडेड थीम होता है उसका। ठीक है, तो एपिक लिखना बहुत बड़ी कमाल की बात है। और इंग्लिश में आपको बता दूं सिर्फ एक ही एपिक है इंग्लिश में जो सही मानी में एपिक है इंग्लिश लिटरेचर में, वो है जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, जो फर्स्ट टाइम जो है 1667 में पब्लिश हुई थी। उस वक्त उसकी 10 जो थी वो बुक्स थी। ठीक है, उसके बाद दोबारा उसे जो है 1674, जिस साल मिल्टन साहब मरे हैं उसी साल ही पब्लिश किया गया था उसे 12 किताबों की सूरत में। ठीक हो गया जी। और इससे पहले 1672 में जो है मिल्टन ने एक और भी एपिक जो है वो लिखी थी, वो थी पैराडाइज रिगेंड। इसी का ही सीक्वल था, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट एपिक है। ठीक है, और इंग्लिश में सिर्फ ये वाहिद एपिक है। बाकी भी हैं लेकिन असल एपिक का जो है ना वो इसी को ही सहरा जाता है, बाकियों में कोई कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी है। ठीक है जी, मोक एपिक ये भी एक लॉन्ग पोएम होती है। ठीक है, ये भी नरेटिव होती है, लॉन्ग होती है। ठीक है, और नैरेटिव होती है जो चीज, और ये पैरोडी होती है। ठीक है, एपिक की ये क्या होती है, पैरोडी, एपिक की नकल होती है। ठीक है, और एक बात और बता दूं, इसे मॉक एपिक इसलिए कहा जाता है, मॉक का आपको मतलब पता ही होगा कि ये जो होता है ना, इसमें जो थीम होता है, थीम क्या होता है, वो बिल्कुल ही मामूली होता है, हल्का सा थीम होता है, और उसको एपिक स्टाइल में जो है ना वो बयान किया जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वीडियो लंबी हो रही है, वरना मैं आपको यहाँ पे बताता रेप ऑफ द लॉक के बारे में कि ये जो है ना मॉक एपिक कैसे है। टाइम नहीं है, वरना ये वीडियोस बनाते हैं इन चीज़ों पे। और दूसरा ये है कि आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते, और आप लोग जो है ना वो पूछते भी नहीं हो कि सर इस चीज़ पे जो है ना थोड़ा सा हमें गाइडलाइन दे। जिस दिन आप लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया है ना, उस दिन मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बतानी हैं, और बहुत अच्छे तरीके से बतानी है जी। एलजी, तो एलजी जो है ये सैड सॉन्ग होता है। क्या होता है, सैड सॉन्ग होता है। सैड सॉन्ग ऐसा नहीं कि किसी की जो है वो दोस्त रूठ गया है, या किसी की जो है वो मशूक रूठ गया है उसके हवाले से वो सैड सॉन्ग कह रहा है, नहीं, बल्कि ये सैड सॉन्ग होता है किसी की डेथ पर। किस चीज़ पर, किसी की डेथ पर।
मिल्टन की लिसिडास बड़ी मशहूर है। उसके बाद 1 2 3 और भी हैं, ठीक है। टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं बता नहीं पा रहा आपको, तो फिर कभी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। चलें जी, ये डेथ पे, किसी की डेथ पे जो होता है ना, ये सॉन्ग होता है सैड सॉन्ग, यानी कि मरसिया आप इसको कह सकते हैं। जब कोई फौत हो जाता है तो उसके गम में जो गाना गाया जाता है, जो नज़म गाई जाती है, उसे हम कहते हैं एलेजी। चले जी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कोशिश तो मेरी यही थी कि वीडियो को शॉर्ट करूंगा, लेकिन वीडियो लंबी हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं वो आप लोगों तक पहुंचती रहे, ठीक है। और कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि ये जो मैंने आपको 15 टर्म्स बताई हैं, 15 12 13 जितनी भी हैं, तो ये कैसी लगी हैं आपको और तरीका कैसा था आपको समझाने का। अगर आप मुझे बताएंगे तो इंशाल्लाह मैं पोएटिक टर्म्स 1 2 3 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद ड्रामेटिक टर्म्स को शुरू कर लेंगे, उसके बाद नावल की जो टर्म्स हैं उसको शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल में आपके 2 नंबर तो कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।